तो लास्ट क्लास मतलब कल मैं किस पे बात कर रहा था, लास्ट में बात क्या हुई थी? अच्छा, एक गद्यांश हमने दिया था ना, तो थोड़ी बहुत कोशिश हुई है हैं? वेरी गुड। 3 घंटे कोशिश किया तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा ना। ऐसा होता है जब कोशिश करेंगे तभी आएगा समझ में। हाँ, कोई बात नहीं है, वो धीरे। हाँ हाँ, वो एक ही जगह, इतना परहेज भी नहीं है उसका, लेकिन थोड़ा सा और जो हमने बातें लिखाई है उसको ध्यान में रख करके, बाकी बहुत ज़्यादा इतना परहेज नहीं है कि एकदम बिल्कुल दूसरे को कोई, जब उसमें संक्षिप्तता की बात सब में है, केवल व्याख्या को छोड़ करके तो संक्षिप्त तो करना ही है ना। अब हमें देखना ये होगा कि आपने जो लिखा है तो क्या, सबसे पहले तो जो आपको गद्यांश दिया गया, क्या आपने उसके शब्द काउंट किए? देखो, शुरुआत तो वहीं से होगी ना। उसमें जरा कितने शब्द होंगे उसमें जो हमने गद्यांश आपको लिखाया, जरा देखो। सब लोग अपनी अपनी कॉपी ओपन करो। 140 के करीब हो रहे हैं। हाँ, 18 पंक्तियां हैं उसमें हैं, और लगभग 140 शब्द है जैसा आप लोग बता रहे हैं। फिर सब लोग देख लो भाई, कोई एक ही आदमी जवाब नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि जो जवाब दे रहा है उसी ने फर्ज डाला है, उसी ने कोशिश किया है, बाकी सब शिद्दत दावत वाले हैं क्या? हाँ, आ जाओ। तो कितने शब्द हैं बोलो? यानी कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रस्तुत गद्यांश, ये प्रस्तुत गद्यांश में शब्दों की संख्या, शब्द कितने हैं आप बता रहे हैं? 140 कितना? ठीक है, 140 के आसपास कर लेता हूँ, आ जाओ। 140 के आसपास। कल मुझसे कुछ बच्चे बाहर ये कह रहे थे कि सर हमारा तो यूपीएससी है और ये सामान्य हिंदी है, विषय भी बहुत सामान्य है, आप भी बहुत सामान्य हैं। तो वो कह रहे थे सामान्य लोगों से मेरा कोई सरोकार है नहीं, ताल्लुकात है नहीं। मोहित ही कह रहा था, कह रहा था सर ये विषय बड़ा सामान्य है और आप भी बड़े सामान्य हैं। जब आप साइंस पढ़ाते हैं तब मुझे थोड़ा सा आप अलग लगते हैं, लेकिन आप तो मुझे अभी सामान्य ही लग रहे हैं। मुझे हिंदी जो है और मुझे यूपीएससी देना है। तो ऐसा किसी हवा हवाई में रहो नहीं। आजकल बच्चा जो है बहुत हवा हवाई में है, मैं देख रहा हूँ, बहुत हवा हवाई में। आजकल इस पे मीम्स भी बन रही हैं खूब। कल मुझे एक इंटरव्यू में ऐसा व्यक्ति मिला जो मीम्स बनाने का शौकीन, हॉबी नहीं होती हॉबी, उसने हॉबी में अपना मीम्स लिखा था। तो फिर वही है, मैंने कहा एक मीम्स ऐसा बनाओ जो रूरल एरियाज पर हो और हाइजीन पर हो, और जिसमें ये आप अभी तुरंत बनाइए जिसमें कि उनको ये मैसेज मिले कि साफ़ सफाई का। तो उसने बताया कि उसने अपनी जो बताई मीम्स बनाता है वो, कि घर से बता करके आए हैं कि यूपीएससी में लगे हैं और यहाँ दे रहे हैं वनडे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको लगता है कि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो जब भी देना होगा दोबारा आपको बस इसको दोहराना रहेगा, जानना रहेगा। नहीं पता लगा जब मेंस में आंसर राइटिंग, मतलब आपको वो उसका भी दबाव है, ये भी बाकी है, और ये एक ऐसा विषय है हमने पहले दिन बता दिया जिससे बहुत अच्छे आप नंबर ले सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं प्रैक्टिस अभ्यास के द्वारा। और बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको बहुत टाइम देना है। आप इसके लिए अगर थोड़ी थोड़ी जो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जो क्लास कर रहे हैं, और अगर वो अभी जैसे देवेंद्र ने बताया आप उसको थोड़ा भी टाइम दे रहे हैं तो चीज़ें सही हो जाएंगी। 8 ही तो प्रश्न होते हैं, बस उनको समझना है। ये थोड़े से अभी ज़्यादा लेंदी वाले हैं, आगे तो अभी जब विलोम पर आएंगे, वर्तनी शुद्धि पर आएंगे, तो वो तो बहुत ज़्यादा समझ आधारित ही है। तो अभी यूपीएससी भी टारगेट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर लो, सब ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि परहेज नहीं की, मतलब
आप छेना खाने के शौकीन हैं तो क्या इतना लड्डू से परहेज करेंगे? मिठाई तो वो भी है, शर्करा की पूर्ति तो वो भी करेगी। छेना जब किस्मत में होगी तो खाइएगा, अभी लड्डू से ही काम चला लो। तो बहुत ज़्यादा परहेज वाला जो पर्सनैलिटी बना लेते हैं वो करना नहीं है आपको। बहुत कि नहीं हम तो ये, पता लगा कुछ दिन बाद जो है वो पीसीएस वालों के साथ बैठना, लोगों ने बैठना बंद कर दिया। नहीं, मैं तो यूपीएससी वाला हूँ, पीसीएस वाला, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, मोहित को नहीं बोल रहा हूँ। मोहित तो बहुत समझदार बच्चा है। मोहित मेरा सबसे प्रिय शिष्यों में से है और सबसे लेबोरियस आदमी है ये, और मतलब बहुत मेहनती है ये। और तो उधर जब उसकी क्लास हो रही थी तो उसमें भी क्लास को कभी मिस नहीं कर रहा था, मेहनती है, तो करते रहना ये। तो चलो, अब जैसे ये है कि आपने ये 140 शब्द, ठीक, एक तो ये बात तय हो गई कि इसमें 140 शब्द है इस गद्यांश में, जो गद्यांश हमने आपको कल बोला। अब उस गद्यांश का जो है, पहले आपको क्या लिखना था, हमने क्या बोला था, भावार्थ, फिर आशय, फिर संक्षेपण और रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या, और यही आपके यहाँ आती भी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ एक ही गद्यांश में आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आज अभी हम आपको फिर जैसा एग्ज़ाम में प्रश्न आता है ये इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जैसे एग्ज़ाम में पहले गद्यांश में क्या प्रश्न होते हैं, दूसरे में क्या होते हैं, उस तरह से कराएंगे। और अभी प्रीवियस ईयर का ही पहले बोलेंगे आज, और कुछ फिर हमने जो अपना बनाया है गद्यांश उस हिसाब से आपको बोल देंगे। लेकिन तरीका ज़रा समझो, इसमें आपको करना कैसे चाहिए था। पहला काम यह है कि कोई भी गद्यांश आपके सामने है तो उसके शब्दों की आप गणना कर लें। तो गणना जब किया आपने तो ये आया कि 140 है। अब मुझे बताओ मोटा मोटा, और ठीक है 130-40, कोई जरूरी नहीं कि 140, अब 135 भी है, 32 भी है, तो आपने 140 लिख लिया, मोटा मोटा ये पता चल गया। अब मुझे बताएं कि गद्यांश का भावार्थ लिखने के लिए हमने कुछ जो है वो बातें बताई थी, यानी कि कुछ आवश्यक शर्तें, बातें, उनको आप मुझे 2-4 भी पढ़ दो। पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा? हिंदी किसकी ठीक है? हाँ पढ़ो। ठीक है, सरल और संक्षिप्त, ठीक है। एक बात निकल आई कि सरल और संक्षिप्त। इसका सरल और संक्षिप्त का मतलब ये हुआ, चलो मैं लिखता चल रहा हूँ, तो इसका लिखना है भावार्थ। अच्छा पहले तो ठीक है, एक एक ही तुम बताओ, फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँ। अब भावार्थ कैसा होना चाहिए? सरल और संक्षिप्त। तो जब मैं कह रहा हूँ सरल और संक्षिप्त, तो सरल का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आपकी अपनी भाषा, बहुत कठिन भाषा नहीं। कठिन भाषा आप अक्सर देखेंगे गद्यांश, कभी भी कोई भी आप देखिएगा, जब आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, हम बोलेंगे या कहीं से आप करेंगे, आप देखिएगा गद्यांश बहुत कठिन रहता ही नहीं है, बड़ा रोचक रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। कहानी कल ही वाला देखो गद्यांश, मूर्तिकार मूर्ति बेचने गया, मूर्ति बिकी नहीं, कुछ ऐसा ही है ना। पूंजीवाद के इस दौर में उसके सामने संकट, आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। मैं सारा उसका बोल रहा हूँ, और अभी मैं देखूंगा कि आप सारा उसका क्रक्स कैसे, जब तक क्रक्स नहीं समझेंगे तब तक भावार्थ, आशय या कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। तो अभी हम क्रक्स बना के दिखाएंगे आपको, कुछ पूछेंगे, कुछ बनाएंगे भी। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि सरल का मतलब यह है कि आपको क्लिष्ट कठिन शब्द नहीं लिखने हैं। सरल का मतलब यह है कि आपको क्लिष्ट कठिन शब्द नहीं लिखने हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप बहुत ही जो है अस्तरीय शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आपके शब्द और भाषा का स्तर बना रहना चाहिए, इतना आप उसको गिरा नहीं देंगे। वो आप लिख कर जब लाएंगे तो हम देखेंगे तो खुद ही बताएंगे कि शानदार है, बहुत कठिन है, थोड़ा इसका स्तर गिरा हुआ है, थोड़ा और उठा लीजिए। बस ऐसे ही होता है मामला। संक्षिप्त का मतलब समझ ही रहे हैं कि जितना बड़ा गद्यांश है उतना बड़ा नहीं, आपको उसको छोटा करना है। और जब भावार्थ की बात है तो कितना आकार होगा उसका? 1/3, या आप 1/3 बोल दिया जल्दी में ना, बस आशा में 1/3 है। तो भावार्थ में क्या है? 1/2। तो ये भी बात हो गया। अब देखो यहाँ कोई डाउट ही नहीं है,
जब मैं कह रहा हूं कि संक्षिप्त करना है तो फिर अगर ये आकार ना होता, उसमें संक्षिप्तता की सीमा ना होती, तो आप कहते सर संक्षिप्त करना है, कितना संक्षिप्त करना है सर? 1/3 करना है, 1/2 करना है सर, 3/4 करना है, 1/4 करना है सर? इसमें तो कुछ स्पष्ट नहीं है। तो एकदम स्पष्ट है कि भावार्थ गद्यांश का कितना होगा? 1/2, यानी कि आधा। ये बात भी स्पष्ट हो गई। तो सरल में ये है कि आपको शब्द जो है वो बहुत ही सरल शब्दों का, सहज शब्दों का इस्तेमाल करना है, यानी आपके शब्द कठिन ना हो, क्लिष्ट ना हो। और संक्षिप्त का मतलब यह है कि भावार्थ गद्यांश का कितना होना चाहिए? 1/2। ठीक, 2 बातें निकल आई। अब आगे क्या है और बोलो जल्दी से। अगला पॉइंट क्या है? संक्षिप्त और सरल होना। और अगला पॉइंट क्या है? सामासिक शैली। वो मैंने कल बताया, सामासिक शैली का प्रयोग होना चाहिए। और सामासिक शैली का मतलब जो लोग नहीं थे वो भी मेरे साथ थोड़ा सा जुड़ जाएंगे, तो जिससे कि उनका भी फायदा हो जाएगा। तो सामासिक शैली, ठीक है ना? ये अब सामासिक शैली का मतलब क्या है भाई? बताओ जरा सा। बताया है? वेरी गुड। आप लिख रहे हैं दिन और रात, सुख और दुख, माता और पिता, तो आप ऐसे लिख दिए, क्योंकि आपको करना क्या है? संक्षिप्त। और जैसे आपने माता और पिता लिखा तो माता एवं पिता ये वाला शब्द हट गया। आप लिखते हैं माता एवं पिता, तो उसको ऐसे कर दिया, तो एक शब्द कम होगा जब, तो वो संक्षिप्त नहीं हो रहा है। तो संक्षिप्त, इस तरह से संक्षिप्तता की स्वाभाविक प्रक्रिया अपने आप जारी रहेगी। बाकी संक्षिप्तता का मतलब ये कतई नहीं है, संक्षिप्तता का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने गद्यांश के आधे वाले भाग को या कुछ वाले भाग को का तो भावार्थ लिख दिया और उस शब्द सीमा पूरी हो गई और बाकी का आगे छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं होगा ना संक्षिप्तता का मतलब। संक्षिप्तता का मतलब तो ये नहीं होगा ना कि आपने आधे का तो लिख दिया भावार्थ, और जब आपके शब्द सीमा आपकी पूरी हो गई, 140 का है, 70 के आसपास लिखा, पता लगा आधे का तो आधे 70 हो गए आधे के भावार्थ में ही, तो आगे का तुमने गद्यांश ही छोड़ दिया, उसका भावार्थ ही नहीं लिखा, तो इसका नंबर बिल्कुल, इसका नंबर मिलेगा ही नहीं। आपको क्या लग रहा है कि आधे गद्यांश का तो लिखा है ना, तो आधा तो मिल जाएगा ना? नहीं मिलेगा। ये भी इसके साथ जटिलता है भाई, ये भी इसके साथ मामला है। क्यों? क्योंकि वो जो मीनिंग है पूछने की, वो आपने पूरी फुलफिल नहीं हो रही है, तो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक अच्छी सी प्रारूप, एक अच्छा सा फॉर्मेट, सिनॉप्सिस तो बनाना ही पड़ेगा, है ना? तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, गागर में सागर। गागर में सागर, तो गागर में सागर तो भरना संभव है कि नहीं है? कभी आप लोगों ने कोशिश की कि गागर में सागर भर दिया जाए? छोटी सी गागर है, इतना बड़ा सागर है। छोटी सी गागर है और इतना बड़ा सागर है, कैसे भरेंगे? मतलब इस गागर में सागर भरने के भाव को समझिए, इसकी अर्थ व्यंजना मत लगाइए, इसकी भाव व्यंजना लगाइए। यानी कि आपको उसका जो बहुत ही विशेष चीज़ें हैं, वो चीज़ें उस में कम शब्दों में कह देनी है। यही हुआ गागर में सागर भरना। यानी कि बहुत विस्तृत चीज़ों को बहुत कंसंट्रेट करके संक्षिप्त रूप में ला देना। ये मुहावरा भी है, गागर में सागर भरना, जानते कि नहीं? हाँ, थोड़े में बहुत कुछ कहना, जैसे तुम कह रहे हो है कि नहीं? थोड़े में बहुत कुछ कहना। अब मैं कह रहा हूँ थोड़े में बहुत कुछ कहना, तो ये कल 14 फरवरी को तुम लोग कर मत देना ऐसा कुछ, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, और तुम बस 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करो और कह दो बहुत कुछ मैं कहना चाह रहा था, कह दिया मैंने है कि नहीं? कल ही 14 फरवरी है, तो नहीं तो 3 शब्दों का इस्तेमाल करें और कह दें यही मेरे जीवन का सार है।
ये 3 शब्दों का इस्तेमाल करें इंग्लिश के और बोले यही मेरे जीवन का सार है, बाकी अब गेंद आपके पाले में है। समझ पा रहे ना? खैर, तो गागर में सागर। अगला क्या है पॉइंट? हाँ, अलंकारिक या मुहावरेदार शैली का अभाव। आप बिल्कुल अलंकार या मुहावरा इन सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब आपको संक्षिप्त करना है तो आप अलंकार का इस्तेमाल करेंगे, मुहावरों का इस्तेमाल करेंगे ना। तो अलंकार और मुहावरों से किसी भी लेखन कार्य में लालित्य आता है, अलंकार से लालित्य आता है, और मुहावरों से कोई चीज, अलंकार के प्रयोग से किसी भी लेखन कार्य में लालित्य आता है, और मुहावरों के प्रयोग से कोई भी लेखन कार्य रोचक बनता है। तो ना आपको लालित्य पैदा करना है भावार्थ में, ना आपको रोचक बनाना है, आपको वस्तु स्थिति, आपको यथार्थ से अवगत कराना है, सच्चाई बतानी है। वहां पे ये थोड़ी ना कि रोचक बनाना है या लालित्य लाना है। और अलंकार मुहावरों का काम ये होता है। तो इनका भी प्रयोग आपको भूल करके नहीं करना है, और सिर्फ भावार्थ में ही नहीं करना है। भावार्थ में नहीं करना है, आशय में नहीं करना है, संक्षेपण में नहीं करना है, व्याख्या में थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, आप वहां चाहें तो वहां कर सकते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ना 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 ना। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, याद है तुम्हें? तो नहीं, वो वाला ज्ञान नहीं दिखाना, बिल्कुल विषयेत्तर होना ही नहीं है। अगर आप, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ। अभी जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक विषमता पर, सामाजिक असमानता पर लिखा है कोई आपका गद्यांश, तो ठीक है, वो है। उस विषय में आप गांधी जी या अंबेडकर के विचार नहीं लिखेंगे उसके अंदर कि अंबेडकर साहब ने इस संदर्भ में ये बात कही, गांधी जी ने अस्पृश्यता की कोई बात है तो ये कही, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की निवारण की बात है। ये सब का इस्तेमाल अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं करेंगे। अब कई लोगों को लग रहा होगा नहीं यार, ये तो एकदम बिल्कुल, मतलब लिखना भी है, हाथ बांध के लिखना है, मतलब ऐसा बात बता रहे हैं कि लिखना भी और हाथ बांधे रहे, ये तो कैसे लिख पाएंगे? वो जो उसमें जो है गद्यांश में, उसी का भाव लिखना है। अपनी तरफ से ना जोड़ना या घटाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये बात हमने कहीं ना कहीं बोली या लिखाई होगी। व्याख्या में कर सकते हैं, व्याख्या में छूट है, व्याख्या में करिए, वो तो व्याख्या ही एक्सप्लेनेशन है, उसमें पूरा ज्ञान दिखाइए आप। लेकिन जब उसमें ज्ञान दिखाना है तो ये भी नहीं करना है कि आप ज्ञान दिखाते दिखाते और आपको मिल गया आर्टिकल, हाँ ज्ञान दिखाना शुरू किए और मिल गया समानता का अधिकार 14 से 18, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, एकदम माना तुमने आर्टिकल का पूरा डिसेक्शन कर दिया, विच्छेदन पूरा फाड़ के रख दिया आर्टिकल को 14 से 18 तक में, और जो गद्यांश था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये नहीं होना। उसी के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात आ रही है तो आपने थोड़ा सा लिख दिया, वो भी व्याख्या में, लेकिन ये नहीं कि आप आर्टिकल की व्याख्या करने लगे उसको पूरा छोड़ दिया। ये भी करने की छूट नहीं है। कहीं मान लीजिए अस्पृश्यता पे बात थी, आर्थिक जो है असमानता की बात है, सामाजिक असमानता की बात है, तो अस्पृश्यता की बात थी तो आपने गांधी जी को कोट कर दिया, थोड़ा सा व्याख्या में बात कर रहा हूँ केवल, उसमें अंबेडकर साहब कर दिया, थोड़ा सा कर दिया कि जोड़ दिया कि हाँ इस तरह का। लेकिन अब इसका नहीं कि आप पूरी तरीके से अब गांधी जी के पीछे ही पड़ गए हैं। बेचारे वो ऐसे ही छड़ी लेके चलते, तुम बिल्कुल तुम उनके पीछे पड़ गए हो, अब भाग भी नहीं पा रहे हो। वो वाला काम नहीं करना है। ठीक है, अगला पॉइंट। हाँ, भावार्थ में अन्वयार्थ नहीं होना चाहिए। अन्वयार्थ का मतलब बताइए, क्या बताया था? हाँ, ये नहीं कि कोई, हाँ ये नहीं कि जो है आप और कोई अप्रासंगिक बातें हैं, अप्रासंगिक बातें हैं तो उनको ला करके जोड़ रहे हैं,
या उसका कोई और अर्थ निकल रहा है, एक शब्द के तो कई अर्थ हो सकते हैं, तो जो उस भावार्थ के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ निकल रहा है उसी का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि जो है और कहीं से कुछ आप उसका अर्थ निकाल करके। और हाँ, एक रोचक बात और, आप अक्सर जानकारी के लिए ऐसे लिखते हैं ना वो किसी भी सब्जेक्ट में, कि जैसे थोड़ी देर के लिए ये कोई भी चीज़ कि किसी चीज़ का जो बेसिकली एक समानार्थी शब्द लिखते हैं, उसी तरह का अर्थ, समझ पा रहे हैं ना? एक उसी तरह का शब्द, समानार्थी शब्द, उस तरह इन भावार्थ आशय संक्षेपण में आपको नहीं लिखना है कि इसको ये भी कहते हैं या नहीं भी कहते हैं। तो ऐसे ऑब्लिक लगा के जब आप दूसरा शब्द लिख देते हैं, जैसे आपने लिख दिया जल और फिर कहा आपने कि पानी, अरे दो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। और ये नहीं बताना है यानी कि लगा के जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब उसी बात को आप दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहने का तात्पर्य यह है, ये सब बातें नहीं चलेंगी। जब ये सब बातें आप लिखना, ये सब व्याख्या में चलेंगी। बाकी भावार्थ आशय और संक्षेपण में ये सब बातें कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी बातें तो बढ़ रही हैं ना। आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि आप लोग समय पर नहीं आते हैं, यानी कि आप लोग बहुत ही निठल्ले हैं। तो समय पर नहीं आते, निठल्ले हैं, तो हम एक ही बात कह के ख़त्म कर दें, काहे आपकी छिछलेदर कर रहे हैं। आप समय पर नहीं आते हैं, आप बहुत निठल्ले हैं। वो समझ गया जिसको समझना है, इशारा काफ़ी, बात वहाँ तक पहुँच गई मेरी। अरे वो तो मेरी आदत में शामिल है, शुमार है, वो पहली क्लास से है वो जब मैंने 22 साल पहले शुरू किया था तभी से। क्योंकि मैं किसी भी समय यहाँ से लेकर 8 बजे रात तक में कभी भी आप मुझसे मिलोगे तो मैं ऐसे ही कॉन्फिडेंस और ऊर्जा के साथ मिलता हूँ। कॉन्फिडेंस तो लेवल मेरा बहुत, पहली क्लास से, कोई भी हो, इसमें डीएम भी बैठा हो तो भी उसको मैं, डीएम ये मुझे बता दे कि वो डीएम कह देगा मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो उसको साइंस के अंदर वो बातें बताएंगे जो उसने आज तक कभी नहीं सुना होगा। और वो कह दे मेरा ऑप्शनल साइंस का कोई चीज़ था, तो हिस्ट्री में वो बातें बता देंगे। और सबसे निकल जाएगा तो हिंदी में तो फंसा ही देंगे। समझ पा रहे हैं ना? हिंदी से भी निकल गया तो मनोविज्ञान दर्शन भी है वहाँ। तो फिर अभी बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू, जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हैं वो भी आ रहे हैं, और 2-3 बड़ा अच्छा लगता है। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं बड़ा अच्छा आंसर, बहुत मज़ा आता है। कई बार 40-45 मिनट अच्छा बच्चा रहता है तो इंटरव्यू चलता है। अभी कल एक स्टेशन कमांडेंट आया था एक, उसका इंटरव्यू तो मेरा आइडिया है 1 घंटे तक चला होगा। अरे वो मतलब कहीं फिसल ही नहीं रहा है कि भगाया जाए, और भगाया तो वो एक जो एवरेज रेंज होता है, जब उसके ऊपर ले जाना होता है, नंबर देना होता है, तब तो फिर टटोलना ही पड़ता है बहुत सी चीज़ें। ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट, और बहुत बैलेंस में हर चीज़, बैलेंस्ड आंसर भी। तो ये अगला पॉइंट क्या है भाई? तो ये बात समझ, हाँ वो देखो, अपनी ओर से कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। वो अपनी ओर से टीका टिप्पणी का वही मतलब हो गया जो भी आपने थोड़ा सा बोला कि सर क्या किसी के हम स्टेटमेंट को वहाँ पे उद्धृत कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सब लोग ध्यान से सुन लो अपने तरफ। दूसरा भी हमने बोला कि यानी कि इत्यादि कहने का आशय है, तात्पर्य ये है कि, या फिर वास्तविकता का दूसरा पक्ष ये है कि, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ये बिल्कुल कदापि, ये कदापि नहीं, इन्हीं के नंबर कटते हैं। ये सब बातें नहीं पता होती, सिर्फ प्रैक्टिस करता है बच्चा। तो सिर्फ आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस भी तो तभी करें जब पहले आप उसके नियम का अनुसर्त जान लेना। अब आपको उसका नियम नहीं पता है, प्रैक्टिस अभ्यास तो आप में कुशलता लाएगी ना, लेकिन वो कुशलता किन नियमों, शर्तों, पायदान पर
चलना चाहिए, कुशलता, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास, जिससे कुशलता है वो पहले पता हो ना। ये लैक है, लोग इस तरह बस सीधे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल दूसरे शब्दों में, यानी कि आशय है कि तात्पर्य है, वास्तविकता का दूसरा पक्ष ये है कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा भावार्थ, आशय और संक्षेपण में, हाँ व्याख्या में चलेगा। और जो मैं बातें बोल रहा हूं इनका बहुत अच्छा लाभ मिलता है निबंध में। वास्तविकता का दूसरा पक्ष है कि, वास्तविकता का दूसरा पक्ष है कि वस्तुतः बात यह है कि, गौरतलब है कि, ध्यातव्य तथ्य यह है कि, और बेहतर होगा कि आप निबंध में इन्हीं शब्दों के साथ पैराग्राफ चेंज करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये दोनों बातें हम आपको, हालांकि निबंध की क्लास नहीं है लेकिन मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ, फिर वहाँ भी कभी जब होगी ये बात होती है। निबंध में यहाँ से चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करने के नियम तो हर जगह हैं, सामान्य स्टडी, जनरल स्टडी में भी है, लेकिन निबंध में तो बहुत ध्यान दिया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक पैरा, वास्तविकता का दूसरा पक्ष ये भी है कि, जब आपने कोई एक पैराग्राफ में एक बात लिखी, अब उसके दूसरे डायमेंशन को आप लिखना चाह रहे हैं। सपोज मान लीजिए वैदिक सिविलाइजेशन में महिलाओं की स्थिति बड़ी, मतलब ऋग्वैदिक एज में विशेष करके, ठीक है, लेकिन अब आपको दिखाना है कि समाज का और भी वर्ग है जैसे शूद्र, तो वास्तविकता का दूसरा पक्ष ये भी है कि अब आपने दूसरे पैराग्राफ में उसकी बात कर दी। ये है किस तरह से आप स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, किस तरह से आप संरचना तैयार कर रहे हैं किसी चीज़ की। आपके पास जो कुछ भी है उसको कितने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कला ही नंबर दिलवाती है, ये कला ही नंबर दिलवाती है। इसलिए नॉलेज के साथ साथ ये विधा भी पता होना चाहिए कि कैसे हमें अपनी बात को प्रेजेंट करना, और वो प्रैक्टिस, अभ्यास से ही धीरे धीरे आता है। आपने लिखा, टीचर को दिया, टीचर ने चेक किया उसमें। तो अगला पॉइंट, ये आप बात मेरी समझ पा रहे हैं सब? अगला, ज्यों को त्यों नहीं लिख देना चाहिए। कई लोगों को ये लगता है कि जो है, जो अवतरण में शब्द दिए हुए हैं, अब शिल्पी है तो आपने शिल्पी को बार बार, जैसे इसमें शिल्पी शब्द है ना, अब शिल्पी का मतलब क्या होता है? कलाकार। शिल्पी का मतलब क्या होता है भाई? शिल्पी, ये कलाकार, शिल्पकार या कलाकार, शिल्पी का मतलब भी कलाकार। अब आप जो है शिल्पी को शिल्पी ही, हालांकि इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बहुत फ़ायदा नहीं होता। आप शिल्पी की का शब्दार्थ नहीं जान रहे हैं तो ये तो दुख। शिल्पी का मतलब कलाकार, तो आप उसमें कलाकार शब्द का इस्तेमाल करके लिखें। हाँ, शिल्पी भी लिख दिया है तो बहुत अनर्थ नहीं होगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है कुछ भी, तो उस ज्यों का त्यों ना लिखें। लेकिन अब नहीं पता है तो किसी चीज़ का, तो ठीक है आप लिख रहे हैं, लेकिन कोशिश करें, तभी तो इसका मतलब। अब अच्छा, लिखेगा कब कोई? कब? जब उसका मतलब पता, अर्थ पता होगा, और अर्थ पता होने का मतलब यह हुआ कि उसकी हिंदी समृद्धशाली है। समृद्धशाली है तो फिर उसको ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, बस ये बात है। तो ज्यों का त्यों नहीं लिख देना है। और हाँ, ये नहीं करना है कि आपने दो चार लाइनें पढ़ी और फिर आप उसका भावार्थ बनाने लगे। अरे नहीं भाई, 2-4 लाइन पढ़ोगे, फिर 2-4 लाइन पढ़ोगे तो वो भावार्थ आपका टुकड़ों में हो जाएगा। आपको पूरे गद्यांश का भावार्थ संरचनात्मक तरीके से लिखना है, तो आप पूरा का पूरा पढ़ लें तब लिखें। और कोई पॉइंट है? भावों का पदान्वय नहीं होना चाहिए। हाँ, भावों का पदान्वय मतलब, हाँ, ये नहीं कि आपने 2-3 लाइन पढ़ी तो उसका भावार्थ लिखा, फिर पढ़ा, तो उसमें अलग अलग भावों का पद दिखेगा कि ये तो ये वाला भाव है, फिर अगला वो भाव है। आपको पूरा समेकित रूप से समझ करके लिखना है। अगला पॉइंट हो गया ना?
हाँ, सार्थक बातें लिखनी है। अब जरा समझिए, एक कोई व्यक्ति, इसमें देवेंद्र ही, गद्यांश को पढ़ो जो मैंने बोला था आपको, और ये मेरे पास चेक कराने भी आएंगे ना तो भी मैं पढ़वाता हूं। आप पढ़ेंगे ध्यान से, मैं ध्यान से सुनूंगा और उसके बाद आपको ये बताऊंगा ये इसका शीर्षक है। ध्यान से सुनने में, पढ़कर ध्यान से सुनने में जल्दी आसानी से निकल जाता है। आप बता रहे हैं ये बेटा शीर्षक इसका होगा, ऐसे होगा। अब हमने शीर्षक बता दिया, अब आप वाले से मैच कराएंगे, जो हमने उसका सोच लिया अब उससे मैच कर रहा है आपका, तो आपका शीर्षक ठीक है। आ रही बात सुनिए ना, तो पढ़ो ध्यान से। देवेंद्र, हिंदी पढ़ लेते हो ना? गुड। और मेहनत तुम आजकल हैं? नहीं पढ़ो, तुम पूरा पढ़ो। तुम्हारा इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी? हाँ, तभी तो हिंदी, इसीलिए तो आए हैं। इंग्लिश वालों को हिंदी पढ़ानी है, सिखानी है, नहीं तो ये सब हो जाएंगे ना पीसीएस, तो केवल इंग्लिश वहाँ करेंगे तो ग्रामीण भारत के लोग समझ कैसे पाएंगे? ये सब है। तुम्हारा भी इंग्लिश है तो तुम 1-2 दिन कहाँ पाए गए थे? अन्यत्र विद्यमान थे हो, यहीं कि सीतापुर चले जाते हो? है तो यहाँ थे तो क्यों नहीं? अभी जैसो उनको मैंने कहा सुबह सो के नहीं उठ पाते हो क्या? तो लज्जित भाव से फिर आज आना ही पड़ा। मैं फिर मिलते तो पूछता क्योंकि मुझे तो मिलोगे तो ठोक दूंगा मैं ना। अब जो यहाँ अभी मुझे अभी अगर पहुँचूंगा जो यहाँ, अभी उनको मैं झकझोर दूंगा, या तो कहीं छिप के बैठ जाओ चोर टाइप से। तो अरे अब तो ठंडी भी नहीं है ना। अनुशासन बहुत मायने रखता है, इसके लिए एकदम शेड्यूल बना लो अपना एकदम, और बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लो। आने वाला टाइम में चीज़ें और टफ होंगी। एकदम ये आसार दिख रहे हैं। इस बार यूपीएससी ने कुछ अपना नोटिफिकेशन आया, बदलाव देखा आपने? हाँ, और ऐसा ऐसा बदलाव आ जाएगा कि आप कभी सोचे नहीं रहेंगे। वो ठीक भी है कई मायनों में, उसी में अपना समय वेस्ट कर, मतलब उसी में लगा हुआ है, व्यर्थ कर। मतलब एक जॉब मिल गई, एक मिल रही, उसको ठीक से कर नहीं रहा, दूसरे में लगा पड़ा हुआ है। वहाँ गया, मन नहीं लग रहा, आईआरएस में मज़ा नहीं आता, आईएएस बनेंगे। अरे तुम जहाँ एक ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आईआरएस को ठीक से कर लो, वो भी तो अच्छी जॉब है। तुमको बस वो आईएएस ही दिख रहा है। वहाँ का भी अलग तरह की, वहाँ का भी अपना प्रेशर है, वहाँ भी अलग तरह की अपनी कार्यशैली है। तो जहाँ अब यहाँ वहाँ में नहीं, या तो रिजाइन करो। हाँ, बहुत दम है तो छोड़ दो ना, फिर नहीं मज़ा आ रहा तो छोड़ दो, फिर देखो उसको। खुला खेल फर्रुखाबादी है, छोड़ेंगे भी नहीं, मज़ा भी नहीं आ रहा है, मुंह बनाए चले जा रहे हैं, ऑफिस उठाए पहुंच गए, मुंह बनाए, वहाँ मज़ा नहीं आ रहा, तैयारी वहाँ बैठ के ऑफिस में पढ़ कर रहे हैं। सही है। और कई बार ऐसा नुकसान होता है कि जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन उसका नुकसान है। जैसे जो लोग यहाँ भी आराम से कर रहे हैं तो उनको नहीं पता चल रहा, उसका नुकसान आपको पता चलेगा 2-2.5 साल बाद। 2-2.5 साल बाद आपको पता चलेगा कि हमने कितना नुकसान किया सही समय पे गंभीर न होकर। वो पता नहीं चलता, किसी के कहने से पता नहीं चलता, खुद ही रियलाइज़ करेंगे आप 2.5-3 साल बाद, जब देखेंगे कि अरे ये क्या हुआ। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, होना ना होना, लेकिन उस 1-2 साल में आपने चीज़ें कितनी, गेट को बंद करो, आपने चीज़ें कितनी तैयार कर ली व्यवस्थित तरीके से, आपके पास कंटेंट मटेरियल कितना सुव्यवस्थित है। अब जो सुव्यवस्थित है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहता है। अब कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करनी है, बैठना है। अब हमें कंटेंट हमारा कलेक्ट हो चुका है, कंटेंट हमारा तैयार है। आंसर राइटिंग, रिवीजन, पीटी में बैठना है, रिवीजन की वो नोट्स पे काम करना है, मेंस का आंसर राइटिंग करनी है, इसको देखना है। अब उसको ये नहीं, अफरा तफरी नहीं है, अब उसके पास सब कुछ बना है। अब वो सही मायने में अब वो ऑपरेशनल प्रोसेस में लगा हुआ है, कलेक्शन प्रोसेस में नहीं है। अब उसमें कोई इधर उधर बिखराव भी नहीं है। अब सही मायने में उसको अपने रूम से बाहर भागना भी नहीं है, करंट अफेयर्स पे काम करना है। बाकी सब उसके पास हो चुका है, रूम में ही बैठ गया है, 12-13 घंटे काम कर रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, कोई ऑनलाइन, या यहाँ आ गया टेस्ट देने संस्थान में। ये है तरीका। पूरे टाइम 3-4 साल बीत गया, सब बिखरा ही है। मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? ये ऐसे सिलेक्शन होता है, ऐसे 10-10, 15-15, 20-20 फोल्डर बन जाते हैं।
इस तरह के मोटे मोटे 15-15, 20-20 फोल्डर बन गए हैं, रखे हुए हैं। अब बुक भी छूने की ज़रूरत नहीं है, अब उन्हीं का रिवीजन करना है, बैठना है। पीटी कट देना है तो वो उस टाइप की रिवीजन करना है, मेंस देना है तो उस टाइप का रिवीजन करना है इन्हीं को। और ये बने हुए हैं और सीधे बैठ गए आदमी एग्जाम में। जहाँ कुछ लैक लगा तुरंत, यार टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आया था मेरी नोट्स में तो उसका लगभग 1/4 है नहीं, अब उस थोड़ा थोड़ा जो है पहले से उसी को इन्हांस कर ले रहा है, बढ़ा ले रहा है, इसलिए इस तरह की नोट्स ज़्यादा मायने रखती है। अच्छा यार ये इस बेसिकली गांधीयन एरा पे ये क्वेश्चन आए उस टेस्ट सीरीज में जो है कोच्चप IAS के, ये तो मेरे नोट्स में थोड़े से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। आपने प्लेन पेपर में उस तरह की भी चीज़ें कुछ बढ़ाई और वहीं पे गांधी एरा में लगा दिया, बन गया कंटेंट, आपके पास हो गया, हथियार हो गया है। अब हथियार में ये हथियार में धार लगती रहे, जंग ना लगने पाए, बस खत्म बात। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कहना क्या चाह रहा हूँ? फिर आप रूम में बैठ के भी सिलेक्शन ले लेंगे और वही होता ही है। एक बार फिर तैयार हो जाने से बहुत भागना नहीं पड़ता है। फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, यहाँ आते रहे ये, और एक अपना इवैल्यूएशन होता रहा, थोड़ा बहुत टीचर से मिलते रहे, सर इस पार्ट में मेरी ये कमी है तो क्या करें, कैसे करें। फिर टीचर जो सलाह दे उसको ठीक से सुनते रहो, बस उसको फॉलो करते रहो, सुनते रहो, फॉलो करो उसको बस। अफरा तफरी भी खत्म होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। अब तुम इसको पढ़ो। फिलहाल इसमें मैंने शीर्षक की बात तो कही नहीं थी कि कही थी? अच्छा कोई बात, ध्यान से पढ़ो। अगर पढ़ो कोई बात नहीं, पढ़ो, तुम बैठ के पढ़ो, कोई बात नहीं। पूंजीवाद की सृष्टि की थी, जिसने प्रकृति के भंडार पर उसका इतना उतना अधिकार होने की व्यवस्था की थी, जिसने भूख के पग पग का बंटवारा किया था, क्या उसकी बुद्धि यहाँ तक पहुँची थी कि किसी भी मानव संसार ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोग सुमन सैया पर आराम से लेटे लेटे मेवा मिष्ठान उड़ाया करेंगे और कुछ लोग दिन रात पसीना बहाने के बावजूद मुट्ठी भर चने तक नहीं पा सकते। ठीक है, इस पूरे गद्यांश का सबसे पहले, अब एकदम लिखा कैसे जाएगा ये ध्यान से देखो। आपको किसी भी गद्यांश का पहले उसके जो बेसिकली महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी जो उसका क्रक्स है, और आप क्रक्स भी ना कहें, क्रक्स तो उसका केंद्रीय भाव होता है, तो केंद्रीय भाव से तो शीर्षक निकलता है, बल्कि आप उसकी महत्वपूर्ण बात को करें। तो इस गद्यांश का जो महत्वपूर्ण पक्ष है उस पर आप अपना जो है ध्यान ले जाएं, गद्यांश के महत्वपूर्ण पक्ष पर अपना ध्यान ले जाएं। तो देखो, इस गद्यांश का महत्वपूर्ण पक्ष यह है, पहला कि जो है वो जो स्वदेशी विधाएं हैं वो ठीक चल रही थी कभी, लेकिन पूंजीवाद के चलते अब वो बहुत उन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यही तो निकल रहा। तो पहला क्या होगा, इसमें लिखना नहीं है अभी, समझो। पूंजीवाद का दुष्प्रभाव, पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के चलते स्वदेशी विधाओं पर संकट। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, और समझ भी पा रहे हैं, पकड़ भी पा रहे हैं? पूंजीवाद के चलते स्वदेशी विधाओं पर संकट, और जब स्वदेशी विधाओं पर संकट आएगा तो जो स्वदेशी विधाओं में पारंगत लोग थे, जो उनका पेशा था, जो उनके जीविकोपार्जन का साधन था, उन पर
आर्थिक विपन्नता का बादल मंडराने लगा, यानी कि जब स्वदेशी विधाओं पर संकट आया तो आर्थिक विपन्नता की स्थिति। विपन्नता समझते कि नहीं? आर्थिक विपन्नता की दशा, यह निकल आया इसका महत्वपूर्ण तथ्य। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह निकल आया। अब इन्हीं 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसका भावार्थ, इसका आशय, इसका संक्षेपण तीनों लिख उठेगा। बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। आपको उसका महत्वपूर्ण पक्ष जानना है कि क्या क्या है। पहले तो मैं जान लूँ, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, जो बेसिकली बहुत ही हिंदी में विपन्न है, विपन्न, गरीब। कितने लोग हैं यहाँ पे गरीब लोग? हाथ उठाएं। इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं? इंग्लिश मीडियम वाले? अच्छा, अब ये लोग जानते क्या कर रहे हैं? बताओ। अभी पापा बोल रहे थे कि ये तुम्हारे लिए स्पेशली एक गाड़ी लानी है, 4 व्हीलर, और तुम उसी से जाओ, और ये मुझे बता रहे हैं कि आप गरीब हो। हिंदी में तो गरीब हो, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में गरीब होते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले गरीब होते हैं हिंदी में। और हिंदी वाले भी अपने को बहुत अमीर मत समझें, वो भी गरीब ही हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, विपन्नता का मतलब होता है गरीबी, कमी, अभाव, अभाव, अभाव। विपन्नता का मतलब अभाव। तो आर्थिक विपन्नता की दशा, यानी कि अब उनकी, और विपन्नता का विलोम, ये भी देखते चलें, सब एक साथ ही देखे चले। संपन्नता, संपन्नता का विलोम, देखो मिल गया ना। और ऐसी क्वेश्चन आते भी हैं, संपन्नता का विलोम क्या होगा? तो विपन्नता या विपन्नता का विलोम। तो जो आर्थिक, जिनके पास आर्थिक अभाव है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है, तो वो, अब जाहिर सी बात है कि अगर इसका दुष्प्रभाव बढ़ेगा तो जो स्वदेशी विधाएं हैं, जैसे मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति कलाकार मूर्ति बना रहा है, कोई खिलौना बनाने वाला, कोई मतलब उदाहरण दे रहे हैं हम, ये सब लिखना नहीं, चटाई, ये हम तो आपको समझाने के क्रम में बता रहे हैं। चटाई बनाने वाला, कालीन बनाने वाला, जो हस्तशिल्प, जो हस्तशिल्पी हैं, तो जब पूंजीवाद का दौर चलेगा तो जाहिर सी बात है उनकी मांग ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके सामने आर्थिक विपन्नता पैदा हो जाएगी। आर्थिक विपन्नता पैदा हो जाएगी तो उनका घर चलना मुश्किल हो जाएगा, और उस जो बच्चों की ख्वाहिश होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी। जो बच्चा, इसके आपके गद्यांश में जो बच्चा बतासा ही है ना, बतासा मांग कर हाथ फैला रहा है, और वो उसका कलेजा एक तरह से बैठ जा रहा है कि क्योंकि आज मूर्ति बिकी नहीं है। तो मैंने ये पूंजीवाद का ये दुष्प्रभाव है। इन्हीं 3 को पॉइंट करके जिसने लिखा होगा वो सही दिशा में है। वो शब्द आपके होंगे, दिक्कत कुछ नहीं है, शब्द आपके होंगे। ये उसका महत्वपूर्ण पक्ष है इसमें लिखे जाने का। लेकिन कोई बात नहीं है, आपने अगर लिखा है, वो जैसा भी लिखा है, आपने जो लिखा है, आपको कभी घबराना नहीं मेरे साथ। मेरा जिस तरह का टेम्परामेंट है, मैं उसके अंदर भी हम इसको कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी मिल रहा होगा तो मैं टटोल लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। मैं एक झटके में कह ही नहीं पाता हूँ कि ये 100% गलत है या ये आदमी 100% मूर्ख है या गलत है। वो मजाक में मैं आपको मूर्ख कह देता हूँ, अलग की बात है, वो मजाक है, आप हो नहीं मूर्ख। होमोसैपियंस हो ना, 30,000 साल पहले आ गए इस होमोसैपियंस के रूप में, मूर्ख कहाँ से रहोगे? और दिन दूनी रात चौगनी वो आप बुद्धि का विकास करते जा रहे हो। हमें जो सबसे ज़्यादा शिकायत होती है लोगों से, एक ही चीज़ से होती है, लोग अपनी ऊर्जा का संपूर्ण इस्तेमाल करने से कतराते हैं। जो मेरे अपने जीवन का अनुभव रहा है लोगों को देख करके, लोग अपनी ऊर्जा का संपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए हमें नहीं लगता कि वो कभी ये सोचते हो कि हमें अपने को एकदम तपा देना है, गला देना है। ये वाला भाव बहुत नहीं है, ये बड़ा दर्द देता है। ये समय सबके पास वही है, लेकिन जो अपने को समझ पा रहे ना। तो इस पर जिसने लिखा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो अभी आपने जिसने भी लिखा होगा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा लिख लीजिए, मुझे लग रहा है तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं उसको भावार्थ लिखा दे रहा हूँ, एक आध लिखा दे रहा हूँ, बाकी फिर और दूसरा दूँ, मैं चेक करूँगा तो खुद ही करेक्ट कर दूँगा, या चाहो तो तीनों लिखा दूँ। हाँ ठीक है, चलो लिखा देंगे। तो लिखो थोड़ा सा। हाँ, जो आपने गद्यांश लिखा है तो लिख लें। प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ। ठीक है, लिखिए। आज पूंजीवाद का भीषण रूप देखने को मिलता है। आज पूंजीवाद का भीषण रूप देखने को मिलता है। जिसके चलते स्वदेशी विधाओं पर संकट के बादल स्वदेशी विधाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जिसके चलते स्वदेशी विधाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। फलतः का मतलब जिसके फलस्वरूप, फलतः इन विधाओं को अपनाने वाले लोग, यानी स्वदेशी विधाओं को अपनाने वाले लोग। अब मेरी बात को समझो, मैंने दोबारा स्वदेशी विधा का नहीं लिखा। आप एक बार जब बता रहे हैं कि स्वदेशी विधा पे संकट के बादल मंडराने लगे हैं, तो आप दोबारा ये ना लिखें कि स्वदेशी विधाओं इन को अपनाने वाले लोग, नहीं, इन शब्द का इस्तेमाल जब करेंगे तो वो स्वदेशी विधा के लिए होगा, ऐसा आप लिखते भी हैं। हाँ, और खास करके इंग्लिश के लोग इस बात को समझें। इन विधाओं को अपनाने वाले, फलतः इन विधाओं को अपनाने वाले लोगों के सामने भरपेट भोजन प्राप्त करने का भी संकट खड़ा हो गया है। भरपेट भोजन प्राप्त करने का संकट भी खड़ा हो गया है। जरा सा मुझे उसी हिसाब से मैं इसको रूप देने की कोशिश करूं। ये कितने शब्द हो रहे हैं, कोई बताए? एक 140 शब्द थे ना वो? 35। अच्छा 35। इसका मतलब अभी हमें 35 की गुंजाइश और है ना, यही तो हुआ, 70 के करीब होना चाहिए। क्या लिखा? संकट के बादल, क्या लिखा? संकट, भरपेट भोजन प्राप्त करने का भी संकट खड़ा हो गया है। आज दौलत के बाजार में कला की कोई कद्र नहीं रही। आज दौलत के बाजार में कला की कोई कद्र नहीं रही। कलाकार अनेक कलाओं के रहते हुए भी
आर्थिक विपन्नता का घोर सामना कर रहे हैं। कलाकार अनेक कलाओं के रहते हुए भी आर्थिक विपन्नता का घोर सामना कर रहे हैं, घोर सामना कर रहे हैं। वे अपना जीवन यापन भी भली भांति तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वे अपना जीवन यापन भी भली भांति तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वे अपने बच्चों की ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। वे अपने बच्चों की ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जबकि भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वे हाड़ तोड़ मेहनत करते रहते हैं। वो अपने बच्चों की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर से बोलो जरा, जबकि 2 बार तो नहीं आ रहा है। हाँ, जबकि वे हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हाथ नहीं, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी कोई बात नहीं। गुड 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 गुड। हाड़ तोड़, जबकि वो हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना? अब जरा समझिए, हाड़ तोड़ मेहनत का मतलब ये है हाथ तोड़ मेहनत नहीं, हड्डी तोड़ मेहनत, हाड़ तोड़, बहुत ज़्यादा, हाँ, कठिन परिश्रम, जबकि वो हाड़ तोड़ मेहनत। ये मुहावरा तो नहीं है, हाड़ तोड़ मेहनत करना मुहावरा नहीं है, सामान्य। हाँ, मैं सोच रहा कहीं ऐसा तो नहीं मुहावरा आ रहा है ये। जबकि वो हाड़ तोड़ मेहनत क्या लिखा? कर रहे हैं। कितने शब्द हो गए अब देखो? अरे 80 हो रहे हैं क्या? 70 की सीमा पार कर रहे हैं? हाँ, तो बस ठीक है। हालांकि पूरी बातें हो गई हैं इसमें। सर, इसमें जो अपने बच्चों की जरूरत लिखा है उसकी जगह अपने परिवार नहीं लिख सकते हैं। परिवार में एक बार तो हमने जीविकोपार्जन के लिए संकट खड़ा हो गया, तो जीविकोपार्जन क्या कैसे बोला था मैंने? देखो, वो अपना जीविकोपार्जन, जीवन यापन, तो जीवन यापन का मतलब वही हुआ, अपना जीवन, परिवार, जो उनके परिवार की लाइफ और है उसको नहीं देख पा रहे। फिर बच्चों का स्पेशली मैंने इसलिए लिखा दिया कि इस गद्यांश में बच्चे की बात है। तो हालांकि जो जीवन यापन से भी ये बात पूरी हो जा रही है, आप बच्चे वाला ना भी लिखते तो उसमें सब शामिल हो गया, लेकिन ठीक है। अब ये 70 से 80, अब इसकी सीमा नहीं पार करना है। 80 है, 100 हो गया क्या यार? है तो कम करना है इसको। रुको रुको, पहले सही। हाँ, जब तुम लोगों से मैंने पूछा था तो 35 थे ना? हाँ, सुनो 1 मिनट, ये लास्ट वाला बच्चों वाला हटाओ। इसमें से 2 सेंटेंस पहले हटा के फिर से पूरा बोलो। अरे रुको भाई, थोड़ा सा, हाँ काटो। पहले लास्ट के 2 सेंटेंस काटो, फिर बोलो, फिर मैं देखूं कि पूरा भाव निकल रहा है कि नहीं। केवल काट देने से नहीं हो जाएगा ना। लास्ट के 2 सेंटेंस काटो।
और उसके बाद 2 सेंटेंस काट दिया, एक तो काट दो पूरा। काट दिया तो चलो तुम पढ़ो पहले। अब शब्द गिनो कितने हो रहे हैं 2 काटने के बाद। अब देखो कितना हो रहा है। इसीलिए उसको बहुत उस हिसाब से करना, मतलब इसलिए बीच में पूछा, लेकिन फिर रुको रुको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पे बात करने जा रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। एक सेंटेंस काटने से, 2 सेंटेंस काटने से क्या अब वो 70 से 80 के बीच जा रहा है? 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60, 2 काटने के बाद कितना? 67। अब पूरा पढ़ो जितना लिखा है। बोला मत करो यार। यहाँ तक है ना? फिर अगला सेंटेंस क्या लिखाया था? वे अपना जीवन यापन भी भलीभांति तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बस इसको और बढ़ा लो तो ये 70 से 75 हो जा रहा होगा, ठीक ना? कम ना रहे, कुल मिलाकर कम ना रहे, 2-4 शब्द ज़्यादा हो जाए। अब वो 67 रहा होगा, अब ये 75 करीब जा रहा होगा। देखो जरा, 79 जा रहा, ठीक है, इतना चल जाएगा। 70 होना चाहिए, तो कोशिश करना कि उससे कम ना रहे। तो ये कम रहेगा तो ये पता चलेगा कि इसको जानकारी नहीं है, और तुमको तो इतनी जानकारी है, कहो तुम इस पर 1000 शब्द लिख दो। विद्वान आदमी बहुत हो, पीछे टेक लेके बैठा हुआ है आराम से, लेकिन उसका नंबर नहीं मिलना है। आप 100 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया इसमें। अब इसमें जरा समझिए। हाँ, आप बोलो क्या कह रहे थे? किसको? हाँ, कर लिया जाता है, क्या कर, कंजक्शन है वो, क्यों नहीं? उसके बिना भाव तो पूरा नहीं हो रहा है, हो जाता है उसमें, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, परहेज कर लिया जाता है। अरे वो कंजक्शन है ना, जोड़ रहा है ना, हम कह रहे हैं वो हटा दो, तो कोई मतलब निकल रहा है क्या? वो जो है वो कानपुर से बस से आ रहा है, वो कानपुर से बस से आ रहा है। अब हटा दो इसमें से और चीज़ें जो फालतू लग रही। तो अब तुम कानपुर बस से हटाओगे, कानपुर बस आ से, अब ऐसे हटाओ, देखो कुछ बन रहा है? ऐसे तो बच्चे बोलते हैं, जो शुरू में बच्चा बोल नहीं पाता ना, तो वो इससे तो सेंटेंस बनता है, वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो तभी वो सेंटेंस नहीं बना पाता। वो ऑब्जेक्ट का नाम पहले ले लेता है, लेकिन कंजक्शन नहीं जोड़ पाता, इसलिए शब्द नहीं बना पाता। इसलिए कई बार बच्चा जब तक सेंटेंस नहीं बना पाता, वो संकेतों और इशारों से बहुत काम करता है। हमारे यहाँ एक बहुत खुराफाती बच्चा था, मेरा नहीं, खुराफाती बच्चा था। तो मेरा बच्चा खुराफाती कैसे हो सकता है यार? मैं खुराफाती हूँ नहीं तो कैसे होगा वो? तो वो खुराफाती था। जानते, जब उसको मोबाइल लेकर के कुछ करना होता था, तो वो किसी को कहता था कि मुझे गोद लो। तो जब उसको कोई गोद लेता था, वो थोड़ा ऊंचाई पर रखा रहता था, तो उसको फिर वो कहता था उधर चलो, और जब उसको उधर लेके जाता तो मोबाइल ले लेता था। बच्चे बड़े शातिर होते। अब वो पहुंच नहीं पा रहा तो पहले गोद लो, फिर वो जो है ये। लेकिन शब्द तो वो होता है, उसका एक स्वतंत्र अर्थ होता है। तो यहाँ पे आपने शब्द काउंट करने के लिए बोला है, तो हाँ, अरे वो ठीक है, मैं तुम्हारी बात, अर्थ स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे तो जो वाक्य बन रहा है, भाव, आप कहीं से भाव तो तभी समझ पाएंगे उस पूरे गद्यांश का, जब वाक्यों में एक बेहतर गठन होगा ना। तो जब वाक्यों में बेहतर गठन होगा
और बेहतर गठन के लिए आप कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। तो वो उतना ज़्यादा परहेज नहीं है। वो अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो ठीक है, वो 70 में जो 80 हो गया है उसमें से उतना निकाल दीजिए, जो 70 से ज़्यादा गए 9-10 शब्द, लेकिन इतना ज़्यादा परहेज नहीं करना है। 100 जो अभी हो गया था वो ज़्यादा था। आ गई बात समझ में? उसको लेके परेशान जो तुम बात कह रहे हो मोहित, मैं उसको भी समझ रहा हूँ। अरे एक एक बहुत नहीं जोड़ना रहता, लेकिन आपको इतना तो रेंज हो कि भाई 70 है तो चलो 80 हो गया, लेकिन 70 है तो 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो गलत लग रहा है ना। तो मोटा मोटा बस, बहुत ज़्यादा उस पर कोई डिस्कशन का ये टॉपिक नहीं है। हो गया ये? तो ये हो गया। अब अगर इसी को, चलो इसका तुम वो भी लिख लो, फिर थोड़ा सा आशय लिखो। आशय हैं? क्या कर रहे हैं? आशय, तो मैं अगर तुमसे ये आशय जानना चाहूँ कि तुम कल कहाँ थे, तो क्या बताने की स्थिति में हो? एक पॉइंट डालो, प्रस्तुत गद्यांश का आशय। रोहित सही नाम ले रहा हूँ? रोहित नहीं, रोहित है ना? अंकित। प्रस्तुत गद्यांश का आशय। कभी कभी आओगे तो यही होगा, कभी कभी आने वालों का नाम भूल जाता हूँ मैं, रेगुलर वालों का नाम मुझे याद रहता है। देखो मोहित का याद है, अभी मोहित भी जैसी गड़बड़ हुआ 2-3 दिन, इसका भी नाम भूल जाएंगे। मेरा काम यही है, जैसे आप रेगुलर है तो नाम याद रहेगा। अब इसका नाम अंशु है, सही है, जैसी बीमार हुई है गाजीपुर भाग जाएगी, लौट कर आएगी, मैं इसका नाम भूल जाऊँगा, पक्का भूल जाता हूँ। ये है, बहुत कर्मठ लोगों का ही आप नाम याद रखें, कर्मठ लोगों का ही, जिससे कि देश का भला होना। बहुत प्रतिभाशाली है, कर्मठ नहीं है, वो अपनी प्रतिभा लिए अपने घर में बैठा रहे, अपना काम करे, उससे न देश का कुछ होना न कुछ होना। और कर्मठ के साथ साथ वो बहुत डेडिकेटेड है, ईमानदार है, मेहनती है, उसी से देश का भला होना। तो आप उसी का नाम याद रखिए बस। बाकी उसकी प्रतिभा अपने उसके काम आए, बधाई हो। प्रस्तुत गद्यांश का आशय। अंकित, आशय का मतलब बेटा ये होता है, तुमको पता रहा होगा नहीं, मैं थोड़ी देर जरूर सर बताएंगे। आशय का मतलब ये होता है कि उसका अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब ये है कि उसका बेसिकली मतलब इंग्लिश में कहेंगे मीनिंग, ठीक। और जो अभी बात कर रहे थे भावार्थ, वो था जिस्ट यानी सबस्टेंस, इंग्लिश में जिसको सबस्टेंस। अब जो इंग्लिश के लोग हैं वो चाहे तो अपने समझने के लिए लिखते रहा, मैंने लिखाया है। भावार्थ का मतलब किसी चीज़ का जिस्ट यानी सबस्टेंस, जो इंग्लिश में आप लिखते रहे होंगे, उसका जो पूरा का पूरा भाव का अर्थ है। और अब यहाँ पे मतलब निकल कर आएगा उसका आशय, अभिप्राय, आशय। और मैंने कल बताया था भावार्थ और आशय में क्या अंतर बताया था, मूल अंतर दोनों में। भावार्थ में क्या है, भावार्थ में का बताओ क्या कहा है, क्या बताया मैंने? भावार्थ में क्या कहा गया है और आशय में क्यों कहा गया है। तो अब इसी को लेकर के पहले हम इसी पे बात कर लें। भावार्थ में ये कहा जाता है कि भावार्थ का मतलब क्या कहा गया है। तो अगर मैं इसी बात को तुरंत देख लूं तो भावार्थ में ये कहा गया है, मतलब गद्यांश में ये कहा गया है, तो यही भावार्थ हो गया। गद्यांश में ये कहा गया है तो यही भावार्थ हो गया। इन्हीं 3 मूल बिंदुओं को लेकर के और भावार्थ लेखन का काम हम जो है हो गया हम लोगों का। अब हम इसी के जो बात की है उसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे बात कर लें। अभी हमने ये बात किया कि गद्यांश में, अब नहीं आएगा वो ना, चलो। तो अभी हमने देखा कि आशय में क्यों कहा गया है, क्यों भाई? तो जरा बताओ, आशय में क्यों कहा गया है? आशय में ये बात
इसलिए कही गई है क्योंकि इसकी वजह से आर्थिक विषमता पैदा हो रही है सोसाइटी में। पकड़ पा रहे हैं बात को? अब इसकी वजह से सोसाइटी में, समाज में आर्थिक विषमता पैदा हो रही। क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं उनके पास धन का संकेंद्रण हो रहा है, धन केंद्रीकृत हो रहा है, यानी वेल्थ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ पूंजीपतियों के पास। और जो शिल्पकार हैं, जो स्वदेशी कलाकार हैं, जो छोटे कलाकार हैं, उनके पास खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो ये आर्थिक विषमता पैदा हो रही है। तो क्यों, वहाँ पे क्या कहा गया है और यहाँ पर क्यों कहा गया है? तो क्यों इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आर्थिक विषमता की वजह से कहा जा रहा है। एक बात आ गई समझ में ना? तो लिखो थोड़ा सा। और जब आर्थिक विषमता पैदा होती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। मनुष्य की संवेदनाएं, मानवता, करुणा, ये सब खत्म होने लगती हैं। और जब ये खत्म होने लगे, और ये आर्थिक विषमता वाले समाज में होता है, ये सब खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं उनको उससे, उन लोगों से मतलब ही नहीं है। अगर किसी के अंदर करुणा रहे, किसी के अंदर करुणा का भाव रहे, तो कभी शोषण नहीं करेगा। करेगा शोषण? किसी के अंदर भी करुणा का भाव रहेगा तो कभी किसी का शोषण नहीं करेगा। वो कोई भी व्यक्ति सामाजिक न्याय का पक्षधर होगा, सोशल जस्टिस का पक्षधर होगा, तो वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये आप लोगों ने बेसिकली सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस और तमाम बातें अपने एथिक्स में भी पढ़ा होगा। और वो जो सब बातें हैं, जो ज्ञान है, उनकी सबकी ज़रूरत है इसके अंदर। पिरोना आपको आना चाहिए। और हिंदी पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको अपनी बातों को पिरोना आ जाएगा। ये आप अपना निबंध में तो खूब भरपूर आप इस स्किल का इस्तेमाल कर लेंगे। और आप सामान्य स्टडी वाले में, सामान्य अध्ययन में भी, जिनका हिंदी भी माध्यम है, आप करके देख लीजिएगा। पूरी क्लास हिंदी की करने के बाद आप जनरल स्टडी में आपके लेखन में सुधार ना आ जाए तो बता देना। जिन सर से आप चेक कराते हैं वो कहने लगेंगे, यार अब तुम्हारे लेखन कार्य में बहुत ज़्यादा फ्लो आ चुका है। क्योंकि वो जो यहाँ सीखोगे, तथापि, यद्यपि, हालांकि, अपितु, वो वहाँ भी तुम करने लगोगे। ये फ़ायदा होता है। और उसी सब का नंबर है, फैक्ट का नंबर थोड़ी है। या तो फैक्ट आप दे रहे हैं तो पॉइंट में दें। अगर पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं, अभी आप चेक कराएंगे तो हम देखेंगे कि भाई आपने तो पैराग्राफ में लिखा है, वो भी फैक्चुअल लिखा है। फैक्ट आपको देना है ना, तो उसके लिए बिंदु है ना, आप बिंदु में दीजिए। नहीं तो फिर आप कोई भी चीज़ पैराग्राफ में लिखें तो उसमें फ्लो होना चाहिए। और फ्लो लाने के लिए ये लिटरेरी जो कंजक्शन है, जो आपको कल मैंने लिखाया, हालांकि, यद्यपि, तथापि, वस्तुतः, दरअसल, अतएव, इन सब का इस्तेमाल आपको करता रहना चाहिए। ठीक है ना? तो इसका थोड़ा सा लिखो, आशय लिखो। पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य की संवेदनाएं, मानवीयता और करुणा, मनुष्य की संवेदनाएं, मानवीयता एवं करुणा दब जाती है या करुणा मर जाती है, ऐसे लिख लें। संवेदनाएं, मानवीयता और करुणा मर जाती। समाज में ऐसा असमान बंटवारा हो जाता है, समाज में ऐसा असमान बंटवारा हो जाता है
कि कुछ लोग अत्यधिक सुख सुविधाओं में रहते हैं, कुछ लोग अत्यधिक सुख सुविधाओं में रहते हैं, कुछ लोग अत्यधिक सुख सुविधाओं में रहते हैं। कल मैंने थोड़ा सा हमें चर्चा कर लेना चाहिए था, तो अब कल आशय लेखन के लिए कौन कौन सी बातें हमने की थी बताएं, तब मैं लिखाना तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तेजी से बोलो, बस बोलो, एक लोग बोलो। ठीक हो गया, अपनी भाषा में हो रहा है। और आशय अगर 1/3 जैसा, हाँ निश्चित नहीं आशय, अगर वो बड़ा है, अगर गद्यांश बड़ा है तो उसे छोटे में लाना है, छोटा है तो ये गद्यांश कैसा है, बड़ा लग रहा है शायद, कि मझोला लग रहा है, बीच का लग रहा है, बड़ा लग रहा है। और क्या बातें हैं? हाँ रक्षा होनी चाहिए। और तेजी से बोलते जाओ। हाँ हाँ, और बोलो। हाँ इसको छोड़ दो, आगे पढ़ो, आगे वाला पॉइंट। इतनी बातें हैं ना, यही है। तो ठीक है, लिखो। क्या लिखा? समाज में ऐसा बंटवारा हो जाता है कि कुछ लोग अत्यधिक सुख सुविधाओं में रहते हैं, हो गया, जबकि कुछ लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। जबकि कुछ लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। जबकि कुछ लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं। फिर से सेंटेंस को बोलो, लास्ट वाले। जबकि कुछ लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप लोगों में असमानता के चलते सामाजिक सौहार्द, ये एक वे टू फॉरवर्ड वाली स्थिति में बना रहा हूँ, जिस परिणाम स्वरूप लोगों में असमानता के चलते सामाजिक सौहार्द का संगठन बहुत बेहतर नहीं हो पाता। सामाजिक सौहार्द का संगठन, हाँ सामाजिक सौहार्द का संगठन बहुत बेहतर नहीं हो पाता। संगठन का मतलब यह है कि उसका योग, सामाजिक सौहार्द का योग बहुत बेहतर नहीं हो पाता। हाँ, ये संगठन नहीं है, संगठन है। संगठन में फर्क है। दोनों को इंग्लिश बता दे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज
कुछ भी पूछने के बाद एकदम साइलेंट हो जाया करो, मतलब एकदम बता रहा हूँ आपको भाई, एकदम कर, नहीं फिर दिक्कत। क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है, हम जब घर से चले थे तो हमें पता थोड़ी था कि आप ये पूछ लेंगे, और ये इसी के लिए क्लास होती है। क्लास का मतलब बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो क्वेश्चन करे। टीचर की जिम्मेदारी है कि उसको हर हाल में वो समझाए, नहीं समझ पा रहा है तो वो उस पर रिसर्च करे और फिर समझाए। और अगर थोड़ा लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको अनुभव है, तो अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए उसे हर हाल में उसके डाउट का समापन करे, उसके संदेह का समापन करे। कक्ष का आयोजन इसीलिए किया जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि आपने लिख लिया। तमाम बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टीचर के क्लास में कंसंट्रेट या बहुत ज़्यादा उनके अर्थ को इंटरप्रिटेट करने के बाद निकाली जाती हैं, तो उसके लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है ना। अब आप कुछ बोलते रहेंगे तो थोड़ी हो पाता है, ये है। तो क्वेश्चन के बाद एकदम चुप हो जाना चाहिए। और आपको कोई बात नहीं समझ में आती, शब्दों पर तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है, सर निर्वाचन क्या है, सर निर्वचन क्या है, निर्वचनीय क्या है, तो इन सब को पूछिए, मैं सब का अर्थ आपको बताऊंगा, इंग्लिश के साथ बताऊंगा। और मैं इसलिए थोड़ा बताने में सफल हो जाता हूं क्योंकि मुझे इन सब की इंग्लिश भी पता है, तो मैं उस इंग्लिश के बेसिस पे इनका अर्थ निकाल लेता हूं। आ रही मेरी बात समझ में आपको? बस सिर्फ शायद हिंदी का होता के लिए, मतलब मैं हिंदी का होता तो शायद मुझे भी ना निकल पाता अर्थ। तो आपको जैसे आइडिया है कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूँ, हिंदी में मुझे मज़ा आया तो मैंने ऑप्शनल रख लिया। मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट था और हिस्ट्री था। बाकी आपको पता है ना, कितने लोगों को जानते हैं? मैं बीएमएस हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आपको पता होना चाहिए। हाँ बीएमएस, मैं डॉक्टर, हाँ ये सब जानते हैं जो मुझसे साइंस पढ़ चुके हैं। हाँ नहीं, यूनानी वाले नहीं, जड़ी, खैर वो भी। तो ये लोग तो जानते हैं साइंस पढ़ा। तो कई लोगों को ये लगता है कि, तो जब मुझसे कोई हिंदी पढ़ने आता है और वो हिंदी वाले टीचर के भाव से मुझसे बात करता है, तो मैं थोड़ी देर तक 10-15 मिनट उससे अंग्रेजी में बात करता हूँ। होता है कई बार जो और जगह, तो उनको लगता है अरे ये हिंदी वाले टीचर को बड़े निरीह निगाह से देखा जाता है। तो एक बार एक बच्चा था ऐसा यूपीएससी वाला, उसको यूपीएससी में नहीं हुआ तो आ गया इसके लिए कि भाई हमें है सामान्य हिंदी पढ़नी है सर, पीसीएस देना। तो वो हमको ये बोल दिया, मैं बैठा था फैकल्टी रूम में, तो उन्होंने कहा कि मैं जो और जहाँ पे क्लास लेता हूँ, कहा सर वो हिंदी वाले टीचर कौन से हैं? मैंने कहा बैठो। मैंने कहा पहली बात तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल संस्थान में नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री वाले टीचर, हिंदी वाले टीचर, ये है वो है, आप सर लगा के बोलिए कि वो सर कहाँ है, मानो सर कहाँ है। अब आप ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं तो कई विषय पढ़ाता हूँ, तो फिर आप कोई बोल देगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये हिंदी वाले हैं कि हिस्ट्री वाले हैं कि साइंस वाले हैं कि सोसाइटी वाले हैं कि एथिक्स वाले हैं, दिक्कत आएगी। आप उस नाम में सर लगाकर, और संस्थान के अंदर ये भी नहीं चलता है कोई ये कह दे शुक्ला जी, श्रीवास्तव जी, द्विवेदी जी, यादव जी, क्षत्रिय जी, सिंह साहब। ठेकेदारी थोड़ी कर रहे हो यहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये। जैसी कोई ये वर्ड यूज करता है, मैं उसका लेवल समझ जाता हूँ कि उसका लेवल क्या होगा। आप यूपीएससी के टीचर हैं, आप किसी को कह रहे हैं और पंडित जी क्या हाल चाल है, मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हो बच्चों को? पंडित जी, शुक्ला जी, यादव जी की बात कर रहे हो आप? नाम आपसे जूनियर है उसका नाम लीजिए, उसमें आगे सर लगा दीजिए। बहुत जूनियर है मत लगाइए सर, जी लगा करके छोड़ दीजिए। और पंकज जी कैसे हैं, और पंकज सर कैसे हैं, आपसे सीनियर है तो सिर्फ सर कहिए। ये तरीके हैं सब, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये जो काउंसलर बैठती हैं, मुझे जब भी मुझे इनका नाम लेना होता है मैं उसमें जी लगाता हूँ। वहाँ पे जो नेहा जी हैं उनको मैं नेहा जी कहता हूँ, नेहा नहीं कहता हूँ। लेकिन
सम्मान मैं पूरा देता हूँ, लेकिन अगर किसी की कोई गलती होती है, मैं यहाँ की बात मतलब, तो मैं सम्मान देने के बावजूद भी गलती पर बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। ये वाला मेरा बहुत खतरा है। तो लोगों को लगता है बड़ा विनम्र है तो बड़ा वैसा भी होगा। नहीं, वो वाला नहीं है। विनम्र हूँ, लेकिन अगर गलती हुई तो बिल्कुल खींच दूंगा। 1 मिनट में अंदर वो जी वो सब खत्म। समझ पा रहे हैं ना? तो जी तो मैं आपको वो सम्मान बोधक शब्द है, लेकिन जी के आड़ में या कोई भी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये होता है ऐसे, ये थोड़े कि शुक्ला जी, पंडित जी, ये सब चल रहा है, उससे आपको लेवल का पता होना चाहिए। अरे ऐसे समझिए, एक ने अपने उसमें एक ने नेशनल वॉच सेंटर लिखा रखा है, अपने घड़ी की दुकान है, और एक ने लिखा रखा है खान वॉच सेंटर या पंडित वॉच सेंटर या यादव वॉच सेंटर, एक ने नेशनल वॉच सेंटर लिखा रखा है अपनी दुकान पे। 3-4 दुकानें लाइन से हैं घड़ी की। जिसने नेशनल वॉच सेंटर लिखाया है उसकी सोच इनमें सबसे ज़्यादा व्यापक है। वो देश के विषय में सोचता है, अपनी केवल जाति के विषय में नहीं। उसने नेशनल वॉच सेंटर, यहाँ से पता चलता है लोगों की सोच का। मन में तो उसके भी आया होगा सिंह वॉच सेंटर लिखाऊं, कहा नहीं सिंह वाला ठीक नहीं है यार, नेशनल लिखाओ। तो क्या लिखा अभी लास्ट में? हाँ, तो तुम जैसे अभी संगठन का मतलब इंग्लिश में इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और संगठन का मतलब स्ट्रक्चर होता है, संरचना। संरचना ये होगा तब ये बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां के तमाम छोटे छोटे, यहां के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स के बीच में जब संगठन होगा, उनके बीच में जब संरचना बनेगी, तब ये संगठन, तब ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा। उसके अंदर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिन स्टाफ, और ये जो भौतिक चीजें हैं इनको भी मिला करके। अगर इस कक्षा कक्ष की बात करूं मैं थोड़ी देर के लिए, कि कक्षा कक्ष में, इस क्लासरूम में, कक्षा कक्ष का मतलब क्लासरूम, कोठारी आयोग ने इसको कक्षा कक्ष कहा है, तो मैं बार बार कक्षा कक्ष यूज करता हूँ। कोठारी कमीशन जो शिक्षा पर रिपोर्ट अपनी दी, तो अब इसमें अगर हम कहें तो ये कक्षा, ये अगर हम इसमें पठन पाठन का कार्य नहीं हो, अगर इसमें पठन पाठन का कार्य ना हो, यानी कि इसमें अध्ययन अध्यापन का कार्य ना हो, तो ये सिर्फ फिर ये कक्षा है, रूम है। लेकिन ये पठन पाठन हो रहा है तो ये क्लासरूम है। तो कक्षा के कंपोनेंट, तो अगर ये रूम के केवल कक्ष के, तो ये कंपोनेंट है। लेकिन क्लासरूम जैसे बोलेंगे ये भी है और हम आप लोग भी हैं। इनसे इसका जो है इससे ये तैयार हो रहा है। तो इसके बनने में जो जो चीज़ लग रही हैं वो ये होगा, फिर ये होगा। ये हिंदी का सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें ऐसे ही समझना है चीज़ें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ, नहीं, कई लोग होंगे वो आशय 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 लिखो, आशय। मैं वाला टीचर हूँ भी नहीं, आप तो उनसे पढ़ चुके हैं कि बस मैं रट कर आया या लेकर आया बोल दूँ। ये मेरे सामने रखी हुई है, हम इसका पूरा बात बोल ही नहीं पाते हैं। ये है मेरे साथ, मुझे लिखा मेरा ही है, फिर भी जब मैं इस समय बोल रहा हूँ तो मैं इंटरप्रिटेशन जब कर रहा हूँ तो तमाम उसमें से बातें हमारा ही लिखा हुआ है और मैं उसको इधर उधर हटा रहा हूँ, जबकि मेरा ही लिखा है। ये सब आपके क्रिटिकल थिंकिंग पे निर्भर करता है, और जितना ज़्यादा आप डायमेंशन से सोचना शुरू कर देते हैं। चलो, क्या लिखा? तो हो गया ही आपका? क्या गद्यांश का आशय हो गया। अब आप संक्षेपण भी लिख लें। हाँ, प्रस्तुत गद्यांश का
संक्षेपण। संक्षेपण कितना होगा, कितना आकार होगा, कितने शब्द होंगे? 140 हैं तो 1/3, 1/3 का मतलब कितना? अरे हाँ वही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप उसको 50 मान लीजिए। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो गया ना, चलेगा, 50 चलेगा, ठीक है ना। तो संक्षेपण लिखिए। संक्षेपण के जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मुझे बताओ पहले, देखें क्या क्या याद है। आप लोगों ने पढ़ा नहीं क्या उसको कि बिना देखे बता पाए? फिर क्या पढ़ा? आप सोच रहे हैं उसको पढ़ना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि वो वहाँ पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा, लेकिन पढ़े रहोगे तो प्रैक्टिस सही दिशा में करोगे। बोलो संक्षेपण में क्या है? प्रवाहमान भाषा शैली और अव्यक्त की स्पष्टता। और अव्यक्त की स्पष्टता का मतलब यह है कि उसमें जो है बिल्कुल और इधर उधर की बातें नहीं, आपकी अपनी भाषा शैली और उसमें फ्लो हो। फ्लो के लिए क्या जरूरी है? यद्यपि, हालांकि, तथापि लगाना है। और बताओ, भाषा की सरलता और परोक्ष। परोक्ष वाक्य का मतलब जैसे कोई एक बोलकर दिखाओ जो हमने, क्या है जैसे, बोलो जो उसी में कोई भी एक बोल दो जो उसमें लिखाया था, याद करो। राधिका मैं जाती हूँ। राधिका ने कहा कि मैं जाती हूँ। कहा कि लग जाएगा, जो इनडायरेक्ट होगा नरेशन उसमें की लग जाएगा। और क्या है? बिल्कुल छोटे वाक्य, तभी वो सही मायने में उनका अर्थ स्पष्ट हो पाता है। और अलंकारिक भाषा का प्रयोग ना करें। और हाँ, और ठीक है, और तेजी से बोलो। हो गया? एक चीज भूल रहे हो। हाँ, अन्य पुरुष में होगा। अन्य पुरुष का मतलब वह और वे। और एक भूल रहे हो, उसको भी बोलो। हाँ, उसमें एक बात और, अगर संक्षेपण के लिए शब्द निर्दिष्ट हैं, सीमा निर्दिष्ट है कि भाई इतने शब्दों में लिखो, तब तो आपको उतने में करना है और उसके नीचे लिख देना है ब्रैकेट में इतने शब्द जब आप लिखेंगे। लेकिन नहीं है तो आप उसको, अगर शब्द सीमा नहीं दी गई है तो आप उसमें अंडरस्टूड है, वो आपको समझ लेना है कि 1/3 में करना है। वो ये नहीं सोचना है सर उसमें तो 1/3 नहीं था तो हमने उसको सर बहुत ज़्यादा कर दिया। नहीं कुछ लिखा है इसका मतलब 1/3, ये नियम है। और अगर उसमें शब्द सीमा दी गई है, और वो शब्द सीमा कभी कभी 1/3 के हिसाब से दे दी जाती है, इसीलिए दे दी जाती है कि आपको किसी प्रकार का भ्रम ना हो। लेकिन कभी नहीं भी दी जाती तो अभी आप 1/3 समझेंगे। ठीक है, इस मुद्दे पर हम कल बात कर लेंगे, नहीं थोड़ा लेट हो जाते हैं यार, कल लेट हो गए थे। हाँ, अब कल क्या है, सैटरडे है कि फ्राइडे है? आप मुझे बताएं अभी कितने बजे से आपकी ये क्लास शुरू होती है? ठीक है, ये कौन सी? मॉडर्न हिस्ट्री। और सैटरडे को आपका क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा? सैटरडे को 12 से 4 पॉलिटी कौन सर ले रहे हैं? कौन से सर को? अच्छा, NCERT हो गया। और वो जो पहले चल रहे थे ज्योग्राफी और वो सब खत्म हो गए? बस मेरा आशय ये है कहने का, मैं कल इतने बजे ही यहाँ आऊँगा। आप सब लोग, मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला है। आपको लगता है कि नहीं सर पन्ने में लिखते हैं तो खो जाता है, तो आप पतली कॉपी में भी लिखे हैं। तो कल मैं इतने बजे मुझे आना ही रहता अन्य संस्थान में जहाँ मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ, और भी ऑपरेशन वो हर तरह का इंटरव्यू जो वहाँ पे मैं और उसमें अपना कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो मुझे तो वहाँ पे पूरा टाइम। तो कल मैं इतने बजे ही आऊँगा यहाँ पे। इतने बजे का मतलब 9 बजे, और हम इस तरह से 11:15 बजे तक। अरे रोज हर संडे? अच्छा, मैं अगर एक बार बात कर लूँगा अभी। मैं चाहता हूँ कि आप लिख कर सुनो, पहले तरीका मैं मतलब मैं सोचा हूँ कि आप लिखे रहिए हर सैटरडे को वहीं बैठे। तो एक ये होता है, एक मैं चेक करके, अच्छा जब चेक करने लगो किसी की कॉपी में,
फिर उसको फीडबैक देने में याद नहीं रहता, बस लिखा ही रहता है। आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ और तुरंत फीडबैक दे रहा हूँ उसको। आप कुछ फीडबैक ऐसा होता है, कुछ पृष्ठ पोषण ऐसा होता है जिसे लिख पाना संभव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। तो मेन बातें लिख दी जाती, लेकिन तुरंत बता दिया जाता, बेटा यहाँ ऐसे, इसको ऐसे। मैं यहीं पर आराम से 1.5 पौने 2 घंटे बैठ करके सबकी कॉपी हर सैटरडे यहीं चेक कर लूँ। मतलब मैं इस प्रोग्राम के लिए गंभीर हूँ, इसलिए कि सर ने ये दायित्व तो मुझे दिया है कि सर उन्होंने तो उनको आइडिया होगा कि हिंदी, तो मैं चाहता हूँ कि आपका इसमें बहुत अच्छा हो जाए। मेरे पार्ट पे कोई कमी नहीं, आप कैसे तैयार हैं। तो मैं यहाँ आ गया, हर सैटरडे को चेक कर दिया और फिर मैं अपना चला गया। टेस्ट के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप पेज में हमें दें, हम अपना संडे को चेक करेंगे घर पे। हालांकि संडे को भी इंटरव्यू लगा रहा है, तो मैं चेक करूंगा, फिर उसको आपको बताऊंगा, फिर आपको दे दिया, आपने देख लिया, खत्म बात। उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप उसको खुद बोलें, ये देखो यहाँ पे ये देखो ऐसे करो, ये तुम्हारा ठीक है बेटा, ये ठीक है, लेकिन ये करते तो और ठीक रहता। ये है, इसको परिष्करण कहते हैं। परिष्करण ये है, ठीक, अब मुझे ठीक लग गया तो मैं काटूंगा तो नहीं, लेकिन अगर मुझे लगता है इसके बजाय तुम ये लिखते, तुमने गलत नहीं लिखा तो मैं काटूंगा क्यों, लेकिन मैं कहूंगा इसके बजाय अगर ऐसे लिखते तो और असर पड़ता। और इसी तरह अगर 3-4 बातें लिख देते तो तुम्हारा इस क्वेश्चन में 1 नंबर बढ़ जाता। वो बूंद बूंद से घड़ा भरा होता है। 1-2 नंबर बढ़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपको जितने मार्क्स मिल रहे हैं और थोड़ा सा सुधार से 2 नंबर बढ़ जा रहे हैं, मान लो 20 में आपको 12 मिले थे और आपके 14 मिल गए ना, तो ये तब पता चलता है जब कोई 2 नंबर से बाहर होता है। इसकी वैल्यू तब समझ में आती है। इसलिए इस एग्ज़ाम को बहुत गंभीरता से लेना है। थैंक यू वेरी मच। मैं इसमें आपका ठीक है।